गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं संजय कुमार आज मोबीशाला के माध्यम से करंट अफेयर्स और हिस्ट्री ऑप्शनल जो आपका बीपीसी है वो देने जा रहे हैं। तो ध्यान में रखना है, इसे ध्यान में रखकर अधिक से अधिक लोगों को मोबीशाला के माध्यम से जुड़ना है। और हमारा जो इंस्टीट्यूशन है द वेदांत ऑफिसर एकेडमी, और इसके माध्यम से आपको करंट अफेयर जो जीएस का पार्ट है, बीपीएससी में सर्वाधिक क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, लगभग 40 सवाल होंगे आपका बीपीएससी से। तो ध्यान में रखना है कि 40 सवाल में हमारा 35 प्लस कैसे बने, इसके लिए हमने रणनीति तैयार किया है प्रीलिम्स का। इसके अलावे मेंस का भी करंट अफेयर कैसा रहेगा उसे मैं दूंगा। इसके अलावे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं हिस्ट्री ऑप्शनल देने जा रहा हूं, यह ध्यान में रखना है। तो इसे लेकर हम चलेंगे और आज हम आपके समक्ष जनवरी 2022 का करंट अफेयर लेकर आया हूं। और जनवरी 2022 के माध्यम से कैसा कैसा प्रश्न उठेगा उसका हम समाधान निकालेंगे। तो यह ध्यान में रखना है कि जनवरी माह से क्या क्या प्रश्न हो सकता है। 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ है, 1 फरवरी को बजट पेश हुआ है। तो बजट और सर्वेक्षण एक स्पेशल मैं लेकर आऊंगा, लेकिन आज जनवरी माह का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, खेल जगत, पुरस्कार, सम्मान, सम्मेलन, इससे क्या प्रश्न उठ सकते हैं, इसको लेकर मैं आज आपके समक्ष पेश हुआ हूं। और इससे आप जुड़े अधिक से अधिक लोग और इसका लाभ उठाएं। तो करंट अफेयर हमारा उद्देश्य है कि इसे हम आसान कर दें। 40 में 35 सवाल कैसे बने, इसको ध्यान में रखकर हमें काम करनी है। आपका 30 अप्रैल को एग्जाम है, यह ध्यान में रखना है पीटी का। इसे ध्यान में रखकर स्टडी किया जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे और हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है जनवरी 2022 से। पहला सवाल कि कौन सा देश अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस सौर आधारित क्रूज मिसाइल सिस्टम की खरीद का ऑर्डर करने वाला पहला विदेशी देश बन गया है। तो ध्यान में रखना है कि सरकार का उद्देश्य है कि हमें रक्षा उपकरण बेचकर 35,000 करोड़ प्राप्त करनी है। कितना हजार करोड़? 35,000 करोड़ प्राप्त करना है। सरकार का ये रणनीति है और सरकार कहती है कि हम इस पैसे को प्राप्त करेंगे, अर्थात हम रक्षा उपकरण का आयातक नहीं निर्यातक बनेंगे। इस संदर्भ में बहुत बड़ी सफलता है कि ब्रह्मोस सौर आधारित क्रूज मिसाइल सिस्टम खरीद करने का जो ऑर्डर देने वाला पहला विदेशी देश है वो हमारा बन गया है फिलीपींस। यह ध्यान में रखना है। कौन? फिलीपींस। यह ध्यान में रखेंगे। और इसे तटीय क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। कहां स्थापित किया जाएगा? तटीय क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ब्रह्मोस सौर आधारित क्रूज मिसाइल है, यह ध्यान में रखेंगे। और यह ध्वनि की रफ्तार से ऑलरेडी 3 गुना अधिक ऑलरेडी इसका स्पीड है, यह भी ध्यान में रखेंगे। यदि इसे काउंट किया जाए तो लगभग 4321 किलोमीटर प्रति आवर इसका स्पीड है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। यह ब्रह्मोस मिसाइल। अब आपसे सवाल पूछ देगा कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये ब्रह्मोस किस नदी से संबंधित है। तो ध्यान में रखना है, ये भारत और रशिया से संबंधित है। ये ब्रह्मपुत्रा हो गया भारत का और मस्कोवा नदी हो गया आपका रसिया का, यह ध्यान में रखेंगे। ब्रह्मपुत्रा भारत का, मस्कोवा रूस का, और इसी तर्ज पर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हुआ है, इसे ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। पूछेगा कि यह जो खरीद हुआ है कितना अरब डॉलर का हुआ है। तो ये जो खरीद है हमारा 375 मिलियन डॉलर है, ये ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। और इसमें ध्यान में रखना है
कि पूछ रहा है ये नौसेना भी शामिल है, तो पूछ देगा कि नौसेना का अध्यक्ष कौन है, तो आर हरिप्रसाद है। कौन है? आर हरिप्रसाद। यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। और हमारा जो भारत का रक्षा मंत्री है वो मिस्टर राजनाथ सिंह है, ध्यान में रखना है। तो रक्षा मंत्री, नौसेना अध्यक्ष, कितना का समझौता हुआ, किस देश के साथ हुआ, इन सारी चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। और फिलीपींस हमारा, ये इससे हमारा पहला समझौता हुआ है, ध्यान में रखना है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को खरीद के लिए ऑर्डर देने वाला पहला देश कौन? फिलीपींस, ये ध्यान में रखना है। यदि फिलीपींस की बात होती है तो हमारा एडीबी का चर्चा होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और एडीबी का जो हेड क्वार्टर है कहां है? मनीला, यह ध्यान में रखना है। और एडीबी का कोई भी जो अध्यक्ष बनेगा वो जापानी बनेगा, यह ध्यान में रखना है। और इसका अभी अध्यक्ष कौन है? असाकावा, यह ध्यान में रखना है। यदि पूछेगा एडीबी का उपाध्यक्ष कौन है, तो यह भारत से है और इसका नाम अशोक लवासा है, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। अशोक लवासा इज द वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसे ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन हमने टच किया और कई एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया है। इस तरह हम करंट अफेयर पढ़ेंगे तो हमारा सवाल 40 पूछेगा और हम 35 बनाकर बीपीएससी में आएंगे। इसके अलावे कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, करंट अफेयर इससे बाहर नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछेगा। यहां तक कि यूपीएससी भी इस तरह का डिस्कशन से ही सवाल पूछता है, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय रिजर्व बैंक साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार 7 जनवरी 2022 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 878 मिलियन डॉलर से घटकर कितना बिलियन डॉलर रह गया है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए आरबीआई आ रहा है, ध्यान में रखना है, और क्या आ रहा है? विदेशी मुद्रा भंडार आ रहा है, ध्यान में रखेंगे। तो कह रहा है कि हमारा 31 जनवरी को जो सरकार ने फिगर दिया था, 31 दिसंबर को जो सरकार ने फिगर दिया था आर्थिक सर्वेक्षण में, उसके सापेक्ष 7 जनवरी को विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी कमी हुई है, यह ध्यान में रखना है। प्रश्न बड़ा प्रासंगिक है, यह ध्यान में रखेंगे। ऑलरेडी आप ध्यान दीजिए कि 31 दिसंबर 2021 को सरकार का रिकॉर्ड था कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार 634 अरब डॉलर है, यह ध्यान में रखना है। कितना? 634 अरब डॉलर। प्रश्न पूछेगा कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, तो 634 अरब डॉलर, यह ध्यान में रखना है। और इतना घट गया है, इस आधार पर हम देखते हैं कि लगभग 632.736 अरब डॉलर ये शेष रह जाएगा, ये ध्यान में रखना है। 633 पॉइंट कुछ था और इसमें से इसे घटाइएगा तो 632.736 अरब डॉलर 7 जनवरी को हमारा विदेशी मुद्रा भंडार था, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। और यहां से सवाल पूछेगा, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना, तो 634 अरब डॉलर। कब? 31 दिसंबर के अनुसार, और 7 जनवरी को कम गया था, कम होकर हमारा कितना हो गया है? 632 अरब डॉलर। अब इसके अलावे और भी कुछ आपसे पूछ सकता है, ये तो विदेशी मुद्रा भंडार हो गया। यदि पूछ दे कि भारत का, यदि यह पूछे कि भारत का बताओ, भारत के ऊपर बाह्य ऋण कितना है, एक्सटर्नल डेब्ट कितना है, भारत का बाहरी ऋण कितना है, एक्सटर्नल डेब्ट कितना है,
तो 593 अरब डॉलर। कितना अरब डॉलर? 593 अरब डॉलर। 593 अरब डॉलर भारत पर विदेशी ऋण है, यह ध्यान में रखना है। यह भी पूछ देगा आपसे कि बताओ कुल ऋणों में विदेशी ऋणों के हिस्सा कितना प्रतिशत है, तो यह 20% है, यह ध्यान में रखना है लमसम। और 80% हमारा घरेलू ऋण है, यह भी ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा पूछेगा कि ये बताओ कि सरकार जो लोन लेती है, ऋण लेती है, उस ऋण में दीर्घकालिक लोन कितना है, अल्पकालिक लोन कितना है, शॉर्ट टर्म लोन कितना, लॉन्ग टर्म लोन कितना। तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा 80% और शॉर्ट टर्म लोन हो जाएगा 20%। इस तरह का क्वेश्चन आपको इकोनॉमी में पूछा जाएगा और यहां से प्रश्न बनेंगे, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अब सवाल है कि इसका तो उत्तर ये हो गया। इसके अलावा और आपसे पूछ सकता है, इसमें आरबीआई है, आरबीआई से एक सवाल रहेंगे। आरबीआई का मतलब क्या हो गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो मुंबई है। और इसका हेड कौन है, गवर्नर कौन है? तो इसका गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। पूछेगा कि भारत का ऑलरेडी आरबीआई का ये कैमा गवर्नर है, तो ये साहब 25वां गवर्नर है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और पूछ देगा कि बताओ आरबीआई का क्या काम है? तो आरबीआई का काम बैंकों के बैंक के रूप में काम करना है, सरकार के बैंक के रूप में काम करना है, विदेशी बैंकिंग मुद्रा नियंत्रण करना है, विदेशों में भारत सरकार का आर्थिक प्रतिनिधित्व करना है, सरकार को आर्थिक सलाह देना है। इस प्रकार ये सारा काम आरबीआई से हो गया, ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आपसे एक सवाल पूछेगा एमएसपी को लेकर कि मिनिमम, पूछेगा ऑलरेडी हमारा ये से सवाल एक पूछेगा, बताओ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी को लेकर सवाल पूछेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में सदस्यों की संख्या कितना होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में सदस्यों की संख्या 6 होता है। इसका काम क्या होता है? मौद्रिक नीति जारी करना, यह ध्यान में रखना है। क्या काम होता है? मौद्रिक नीति जारी करना होता है इसका काम। और इसका काम क्या है? मौद्रिक नीति वह नीति है जिसका उद्देश्य बाजार में लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाए, इसका उद्देश्य यह है, ध्यान में रखना है। पूछेगा कि ये बताओ मौद्रिक नीति का टूल्स क्या क्या है। तो मौद्रिक नीति का टूल्स बैंक रेट है, रेपो रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, एसएलआर है, ध्यान में रखना है। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर और एमएसएफ, यह ध्यान में रखना है। इसको मैं एक दिन मौद्रिक नीति लेकर आऊंगा, उससे एक सवाल होगा बीपीएससी का, यह ध्यान में रखना है। और अधिकतर जो भी एग्जाम लिया जाता है, एसएससी वगैरह, दरोगा वगैरह, उसमें भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमी से सवाल जो भी पूछेगा वो करंट अफेयर ओरिएंटेड पूछ रहा है, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, इसे ध्यान में रखकर हमें स्टडी करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट। इस सवाल को हमने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा पेमेंट बैंक भारत में सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है? ध्यान में रखना है, बड़ा समसामयिक क्वेश्चन है, बड़ा समसामयिक क्वेश्चन है कि ऑलरेडी ये पूछेगा कि कौन सा पेमेंट बैंक भारत में सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है। तो इसका उत्तर आपका पेटीएम बैंक होगा, पेटीएम पेमेंट बैंक, ये ध्यान में रखना है। इससे सवाल ये होगा कि बताओ कि पेटीएम पेमेंट बैंक का ऑलरेडी सीईओ कौन है? तो कौन है? सतीश कुमार गुप्ता है। कौन है जी? सतीश कुमार गुप्ता इसका सीईओ है, ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा पूछेगा कि इसका अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष विजय शेखर शर्मा। कौन? विजय शेखर शर्मा, ये ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो विजय शेखर शर्मा है, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी। और ये सबसे बड़ा लाभार्थी बैंक बन गया है, यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया। कौन? पेटीएम पेमेंट बैंक।
इसके अलावा एक और मैं सूचना दे दूं कि पेटीएम पेमेंट बैंक को ऑलरेडी शेड्यूल बैंक का दर्जा दे दिया गया है। कौन सा बैंक का? शेड्यूल बैंक का दर्जा दे दिया गया है, अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया गया है। अनुसूचित बैंक वह बैंक है जिस बैंक की चर्चा आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसूची 2 में हो, उसको हम शेड्यूल बैंक कहते हैं। और यह क्या फॉलो करता है? यह सीआरआर एसएलआर दोनों को फॉलो करता है। दैट इज द शेड्यूल बैंक, इसे ध्यान में रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि शेड्यूल बैंक का डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, पूछता है क्या फॉलो करता है, सीआरआर की एसएलआर की, दोनों। तो ये दोनों फॉलो करता है, यह ध्यान में रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीआई से सवाल होता ही होता है। कहेंगे कि सीआरआर और एसएलआर क्या होता है? तो सीआरआर एसएलआर वह अनुपात है। सीआरआर का मतलब कैश रिजर्व रेशियो, यह वह अनुपात जिस अनुपात पे कॉमर्शियल बैंक अपने एनडीटीएल का सर्टेन अमाउंट आरबीआई के पास रखती है। और एसएलआर क्या है? एसएलआर वह अनुपात है जिस अनुपात पे कॉमर्शियल बैंक अपनी संपत्ति का या अपने एनडीटीएल का कुछ हिस्सा अपने पास रखती है। तो एसएलआर में अपने पास रखेगी, सीआरआर में आरबीआई के पास रखेगी, यह ध्यान में रखना है। और यह प्रश्न पूछा जाता है, लड़का उलट कर चला आता है, मामला गड़बड़ा जाता है। पूछिएगा बैंक रेट अभी कितना है? तो 4.25%। रेपो रेट कितना है? तो 4%। सीआरआर कितना है? तो ऑलरेडी 3%। एसएलआर कितना है? तो 18%। और ये बदलता रहता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और ये मॉनेटरी पॉलिसी का ये टूल्स है, ये ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। और इस तरह पेटीएम पेमेंट बैंक, इसका चेयरमैन विजय शेखर शर्मा, सतीश कुमार इसका सीईओ है, यह ध्यान में रखना है। और भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है, इसे ध्यान में रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट। चलिए, तो इसका उत्तर आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने का घोषणा किया? बड़ा ताजा क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान में रखना है। तो स्टार्टअप दिवस ध्यान में रखना है, एक होता है स्टार्टअप और दूसरा होता है स्टैंड अप। तो स्टार्टअप योजना वह योजना है जिसका मकसद कोई भी व्यक्ति स्वरोजगार के लिए कोई भी कार्य शुरू कर सकता है, यह ध्यान में रखना है। और यह सबके लिए है। और इसमें 3 तरह का लोन दिया जाता है, बता रहे हैं आपको। एसकेटी, शिशु किशोर तरुण योजना, 3 तरह का लोन दिया जाता है, 5,000, 50,000 और 10 लाख। तो इस तरह का लोन दिया जाता है, ध्यान में रखना है। और ये सभी वर्गों के लिए है। लेकिन स्टैंडर्ड क्या है? एससी के लिए, एसटी के लिए और सभी वर्ग और जाति के महिलाओं के लिए है, ध्यान में रखना है। एससी एसटी और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए है, ध्यान में रखेंगे, ताकि लोगों के अंदर उद्यमिता बढ़े और उद्यमिता के क्षेत्र में अपना स्वयं को निवेश कर सके। और 10 लाख से 1 करोड़ तक इसमें लोन मिलता है, यह ध्यान में रखना है। तो एक स्टैंड अप है और दूसरा स्टार्टअप है। कह रहा है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाने का निर्णय लिया गया है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है आपको 16 जनवरी को है, यह ध्यान में रखना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 16 जनवरी, ध्यान में रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि 2022 में महिला हॉकी एशिया कप, कौन? महिला हॉकी एशिया कप, महिला हॉकी, फीमेल हॉकी एशिया कप, ये ध्यान में रखना है, आयोजित किया जाएगा। तो 2022 में महिला हॉकी एशिया कप जो है 21 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2022 तक इसका आयोजन किया गया। और इसका आयोजन कहां हुआ? ओमान के मस्कट में। कहां हुआ? ओमान के मस्कट में, यह ध्यान में रखना है। ओमान के मस्कट में हुआ इसका आयोजन। और इसमें विजेता कौन हुआ? तो भारत। विजेता कौन? भारत। उप विजेता कौन? चीन। तीसरा स्थान पे कौन रहा? जापान, यह ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि महिला हॉकी एशिया कप
का आयोजन कहां हुआ? ओमान में हुआ। जीता किसने? तो भारत ने। दूसरा स्थान कौन? तो चीन। और तीसरा कौन? जापान। यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय खिलाड़ी तस्नीम मीर हाल ही में किस खेल में वर्ल्ड नंबर 1 हासिल करने वाली पहली महिला भारतीय बन गई है? भारतीय खिलाड़ी तस्नीम मीर हाल ही में किस खेल में वर्ल्ड नंबर 1 हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई है? तो ध्यान में रखना है इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध ध्यान में रखना है बैडमिंटन से है, यह ध्यान में रखना है। और ये जो खिलाड़ी है ये कहां की है? तो ये जो खिलाड़ी गुजरात की है, यह ध्यान में रखना है। 16 साल की खिलाड़ी है, ये ध्यान में रखेंगे। और अंडर 19 में वर्ल्ड नंबर 1 हासिल करने वाली ये पहली भारतीय बन गई है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तस्नीम मीर का संबंध किस खेल से? तो बैडमिंटन से। कहां की है? गुजरात की है, 16 वर्ष की है। अंडर 19 में यह वर्ल्ड नंबर 1 हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई है, बड़ा इंपॉर्टेंट। अंडर 19 में ध्यान में रखना है तस्नीम मीर, गुजरात। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है कि विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज में कहां लोंगेवाला में सेना दिवस मनाने का प्रदर्शन किया गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो खादी राष्ट्रीय ध्वज है वो ऑलरेडी ये मनाने का निर्णय कहां लिया गया है? तो ये जैसलमेर में लिया गया है। कहां? जैसलमेर दैट इज द राजस्थान, यह ध्यान में रखना है। राजस्थान विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान जैसलमेर में इसको सेना दिवस मनाने के लिए प्रदर्शन किया है, ध्यान में रखना है। और इसका वजन कितना? 1400 किलोग्राम। कितना वजन? 1400 किलोग्राम, यह ध्यान में रखेंगे। और इसका कब इसको प्रदर्शन किया गया? 15 जनवरी को किया गया है, मकर संक्रांति के दिन, यह ध्यान में रखना है। आर्मी डे के दिन, यह ध्यान में रखेंगे। ऑलरेडी प्रश्न पूछेगा कि कब इसका आयोजन किया गया। और ये झंडे का निर्माण किसने किया? तो खादी ग्रामोद्योग ने किया है। खादी ग्रामोद्योग ने इस झंडे का निर्माण किया, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। उत्तर हो जाएगा भारत पाकिस्तान बॉर्डर जैसलमेर, यह ध्यान में रखेंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में लोंगेवाला में सेना दिवस मनाने के लिए प्रदर्शन किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंचायत देश की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने के लिए तैयार है? मतलब कौन सा राज्य का पंचायत देश का पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बन गया है, ध्यान में रखना है। सैनिटरी पैड का वहां यूज नहीं किया जा रहा है और पर्यावरण के लिए स्वच्छता का प्रतीक है। और ये जो है आपको कहां? केरल के कोचीन में ये किया गया है। केरल के कोचीन डिस्ट्रिक्ट में कुंभलुंगी पंचायत, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और यहां पर यह किया गया है, ध्यान में रखना है, सैनिटरी नैपकिन को हटा दिया गया है। और यहां पर क्या यूज किया गया है? मेंस्ट्रुअल कप का यूज किया जा रहा है। मेंस्ट्रुअल कप का यूज किया जा रहा है, यह ध्यान में रखना है। और यह 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं इसका उपयोग कर सकती है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, सवाल केरल है तो केरल का मुख्यमंत्री कौन? मिस्टर पी विजयन। और यहां का राज्यपाल कौन? तो कौन है? मिस्टर खान। मिस्टर खान का मतलब क्या? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान, यह ध्यान में रखना है। यहां का राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, ध्यान में रखेंगे। केरल जो हमारा कहां है? तो केरल ये है।
केरल हमारा ये है, ये ध्यान में रखना है। केरल यह है, ध्यान में रखना है। पूछोगा कि पुदुचेरी का कौन सा भाग जो है ऑलरेडी केरल में पड़ता है, तो ये माहे पड़ता है, यह ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। और ये क्षेत्र क्या कहलाता है? ये मालाबार कहलाता है। ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कन्नड़। ये क्या कहलाता है? कोंकण। और ये क्या कहलाता है? गुजरात का मैदान। गुजरात का मैदान, कोंकण का मैदान, कन्नड़ का मैदान, मालाबार का मैदान, और ये हो गया कोरोमंडल, और ये हो गया उत्तरी सरकार। यह ध्यान में रखना है। सवाल पूछता है, इसको कड़कड़ा देना है और कबाड़ देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 का थीम क्या था? तो 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 का जो थीम है, ध्यान में रखना है, इसका थीम सुपर चार्जिंग स्टार्टअप है। क्या है? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप है, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसका आयोजन कब किया गया है? 11 से 12 जनवरी 2022 को, यह ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये सवाल ध्यान में रखना है। डिजिटल शिखर सम्मेलन, सरकार का मकसद क्या है? डिजिटल इंडिया बनाना। भारत को क्या बनाना? डिजिटल इंडिया बनाना, पेपरलेस वर्क करना, ऑनलाइन कार्यों को अधिक से अधिक संपन्न करना। तो इस प्रकार से हमारा ये 10 क्वेश्चन क्लियर हो गया, और इसी तरह हम आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे, इसे ध्यान में रखेंगे और यह आपको उपलब्ध होता रहेगा। यह जो डिस्कशन है आपका यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, जितने सारे एग्जाम है, करंट अफेयर को लेकर जो लोगों में घबराहट है, वो सारे को दूर कर दिया गया है। डिस्कशन को ध्यान से सुनना है और मोबीशाला से जुड़कर इसे आसानी से स्टडी करनी है और अपने क्षमता और ज्ञान संवर्धन करना है। हम बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसका डीप डिस्कशन होगा। इस डिस्कशन से आपका जो इकोनॉमी का क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो भी बनेगा और करंट अफेयर आसान हो जाएगा। दैट्स ऑल। जय हिंद। मैं संजय कुमार, द वेदांत ऑफिसर एकेडमी फॉर कमीशन लेवल बीपीएससी। लेट इट बी नाउ। जय हिंद।